जी पार्ट भी स्टार्ट हो गया जी, कोई 20 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। एकदम से IFRS 15 से चीज़ें हटेंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। आप फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो के इंशाल्लाह फिर 2 बजे असर जोहर पढ़ के फिर आपने आगे क्लास में चले जाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, IFRS 10 गले पे आया, निकल नहीं रहा है जी। 31 मार्च 14, 31 दिसंबर 13 से पहले लेट्स से 24 दिसंबर पे हमें एक नोटिस मौसूल हुआ अदालत की तरफ से, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपके फैक्ट्री में यहाँ कहीं जो आग लगी थी उसमें जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनमें से बशीर भाई ने आपके ख़िलाफ़ केस कर दिया और उन्होंने आपसे जो है वो 1 करोड़ रुपया हर्जाना मांग लिया। आपने वकील को फ़ोन किया, वकील भाई ये हुआ है, बशीर तो बड़ा, हालांकि हमने उसके इतनी उस पर की सारा, लेकिन देख लो यार, तो क्या लगता है आपको? तो वकील साहब ने कहा जी कि चांस ऑफ लूजिंग इज ओनली 2%। मतलब वो जी उसका केस ही सही नहीं है, उसको तो जो है वो तो ऐसे उस दिन छुट्टी पे था, वो तो कहता है जी बस मुझे वो पता चला है तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई है, उस वक्त से मैं परेशान फिरता हूँ। तो ये ऐसी बस फजूल सी बात कर रहा है, उसको नहीं मिलने पैसे, आपका चांस बहुत कम है लूज़ करने का। तो मुझे बताओ, अगर ये मामला है तो 31 दिसंबर पे आपने क्या किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बोलो? हाँ, नथिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नहीं किया होगा। अच्छा, अब 4 जनवरी को जब आप अदालत में पेशी भुगतने गए, ठीक है, आपके वकील साहब गए तो उत्थे जज साहब ने लम्या पा लिया। जज साहब ने कहा हाँ भाई हेलो, ये तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर ना कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट ना कुछ, ठीक है बशीर को थोड़े बहुत पैसे तो दे ही देंगे, लेकिन असल में तो तुम लोग को गड़बड़ तो है सही, लेकिन थोड़ा सा ना वकील साहब को शक पड़ गया कि बात किसी और तरफ जा रही है। तो वकील साहब वापस आए, बड़े परेशान से थे, हमें फ़ोन किया कि भाईजान गल वध कीजिए, मुख्तारिया गल वध गई है, चांस ऑफ लूजिंग इज़ 30% नाउ। नाउ व्हाट इज़ दिस 30%? दिस इज़ हाई चांस और लो चांस? नो चांस तो नहीं ना रहा, प्रॉबेबल नहीं, पॉसिबल तो हो गया ना। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वकील साहब को डर पड़ गया है क्योंकि जज साहब ने सही शाटें खेली हैं, ठीक है, कोर्ट में। तो अब क्या करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक आपके हाथ में है बेटा, आप क्या करें? क्या मशवरा है आपका, क्या करें? कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एंट्री है ही नहीं ना, एंट्री वाला चक्कर तो है ही नहीं। वो तो तब होता था जब हम कहते थे ओहो हमारे साल में एंट्री होनी थी, होने से रह गई, तो फिर कर लो। अब तो कुछ नहीं ना करना, डिस्क्लोजर को अपडेट कर दें, बेसिकली नोट्स को, डिस्क्लोजर्स को भी अपडेट किया जा सकता है। अगर ईयर एंड के बाद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि कोई डिस्क्लोजर आप नहीं दे पाए थे किसी वजह से, तो आप उसको क्या कर लें, अपडेट कर लें, ठीक है। तो डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज एज, डिस्क्लोज और लिख ला यार, disclose as a contingent liability in notes, हाँ हो ना, नोट्स में ही है, in notes to the financial statements of 2013 but no journal entry, ठीक है ना। only disclose, only disclose यानी कि no journal entry, लेकिन अपडेट कर दिया आपने अपने डिस्क्लोजर को। ये जनाब आपको लिखा हुआ मिलेगा सफ़ा नंबर 363 पर, अपडेटिंग डिस्क्लोजर पेज 363।
ऐसे ही ना छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, इधर आइए इसमें फाइनल अकाउंट में, इसमें, तो इस तरह से हम करते रहेंगे रोज़ 15-20 मिनट, कोई जल्दी नहीं, आराम सुकून से कर लें। जिस दिन लगेगा यार अब फिर पानी ऊपर जा रहा है, तो फिर 2 से वो 3:15 से 5:15 वाला काम फिर कर लेंगे। हफ्ते वाले दिन तो करना ही है ना पक्का, उससे पहले तो देखते हैं फिर क्या बोलते हैं। बाकी ये पार्ट भी कहीं से मिलते रहे मुझे, जैसे आज आया था आपको, वैसे कोई ना कोई अगर आता रहे मुझे ज़रूरत पड़ने पर कभी, तो भेज दूँगा। आज आपको पार्ट सी रिसीव हो चुका है, उसके अंदर जो फाइनल अकाउंट का मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है वो है, लेकिन आप पहले खुद करें, और अगर आपका सोल्यूशन मैच कर जाए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको छोड़ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस चाहिए बस आप लोगों को। मुझे लेक्चर पढ़ा हुआ आप कह रहे हैं ज़रूरत कोई नहीं यार, मैच करी बैलेंस शीट, सोल्यूशन देखा यार, सब कुछ तो ओके है। अब वो उन्होंने क्या कहा, छोड़ो उसको यार, अब हमने कर लिया अपना काम, पर्चे में हमने जाना है, उसके साथ जाना है। Updating disclosure about the conditions at the end of reporting period. If an entity receives information after reporting period about conditions that existed at end of reporting period, it shall update disclosure that relate in the light of new information. रोशनी जो नई इंफॉर्मेशन की है उसके मुताबिक उसके कॉन्टेक्स्ट में अपडेट कर लो डिस्क्लोजर, लेकिन एग्जिस्ट करना जरूरी है उसका ईयर एंड के ऊपर, ठीक है। An entity may need to update the disclosures even when information does not affect the amounts that recorded in financial statements. ठीक है कि वो अपडेट कर लो, चाहे जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स है उनको नहीं भी छेड़ रही, हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी जिसको आप इस केस में छेड़ना है, स्टिल डिस्क्लोज कर दो, स्टिल डिस्क्लोज कर दो। ये ना कोई कहे कि जी हमने तो, आप कह रहे हैं अभी प्रोविजन नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दो, तो वो तो किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इवेंट को हिट कर रही हो तो हम करें डिस्क्लोजर। हमने कहा नहीं, ये कर दें, ये कर दें, अपडेट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी देख लो यार, ये भी देख लो, ये क्या है, ये देख लो। IAS 10 के डिस्क्लोजर्स क्या हैं। IAS 10 कहता है ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस, इसकी डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालो कि किस दिन आपने ऑथराइज किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशुएंस, और पर्सन और पर्सनस किसने की है, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, या दोनों हैं, हु ऑथराइज द इशुएंस, ये दोनों बातें लिखो, ठीक है। If the entity's owner or other have the power to amend financial statement after issue, the entity shall disclose. अगर वो इशू करने के बाद भी हो सकती है अमेंड तो बताओ। और it is important for user to know when financial statements are authorized because financial statements में उसके बाद वाले इवेंट्स नहीं होते, ठीक है। अब ये वाला डिस्क्लोजर मैंने पहले भी आपको एक बार ज़ियारत करवाई थी इस डिस्क्लोजर की, ठीक है। वो डिस्क्लोजर आपको ये मिले तो तब ना मिल गया, हाँ उस दिन भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस, ठीक है, इस तरह से आपने नोट बनाना है। और फिर इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट में ये डिविडेंड का डिस्क्लोजर, ये दोनों डिस्क्लोजर। डिविडेंड के बारे में भी IAS 10 ने कहा था मस्ट करो डिस्क्लोज, ठीक है, लाजमी है डिस्क्लोजर देना, ठीक है। अच्छा, अब पास पेपर 2 में आप लोगों ने, फाइनल अकाउंट के पास पेपर 2 में आप लोगों ने क्या वो सवाल कर लिया था आप लोगों ने? मैंने बहुत पुराना होमवर्क दिया था, ऐसे शक्लें ना बनाओ। उस वक्त शुरू के ज़माने में आप लोग थे जब आपने फाइनल अकाउंट शुरू ही किया था, ये तो उस ज़माने की बात है, नहीं किया वो, नहीं किया। बनाना और एप्पल हो गया था, चलो उसका जो आखिरी नोट, आखिरी जो इन्फॉर्मेशन थी उससे ये नोट बनना था। कौन सा सवाल था, 2, ये देखो ये। अब इसमें हमने डिस्क्लोजर देना था जी, ठीक है। तो गारंटीज इशूड बाय, ये मस्ट डिस्क्लोज। मैं फिलहाल सिर्फ IAS 10 का अगर नोट बनवाऊँ आपके साथ तो IAS 10 का के 2 डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो नोट नंबर जो चलता आ रहा होगा उसमें ये नोट आएगा जिसमें आप ये लिखोगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड वर अप्रूव्ड ऑन 16 अगस्त बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये लाइन लिख देते हैं, ये यहाँ से देखो, ऐसे 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 लिखेंगे, द
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑथराइज फॉर इशुएंस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ऐसी आपने डेट के साथ लिख देना है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 भी नोट चल लोगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने गया, वर अप्रूव्ड या ऑथराइज्ड फॉर इशुएंस ऑन ये 16 अगस्त, वर ऑथराइज्ड फॉर issuance by the board of director of companies on क्या अगस्त है जी, 16 अगस्त 2000 जो भी है, कौन सा है वैसे, 18। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। हाँ हेडिंग दिया करो, अच्छा होता है, दे दो। चलो ये लो, नोट नंबर फलां जो चल रहा होगा, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है जी, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। नेक्स्ट, उसके बाद अगला नोट, ये इवेंट्स आफ्टर, ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, प्रोपोज द फाइनल डिविडेंड। अब यहाँ पर ये उठाकर लिख दो ऐसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोज्ड अ कैश डिविडेंड फॉर 18। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, डिविडेंड की हेडिंग भी दे सकते हो, डिविडेंड की हेडिंग भी दे दो, कोई मसला नहीं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट भी कह सकते हो, डिविडेंड भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं। वैसे क्या लिखा हुआ था सोल्यूशन में, वही लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था, दोनों लिख सकते हो वैसे, कोई मसला नहीं है। सब्सिक्वेंट देख लो, चाती मार लो, जल्दी करो। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ठीक। अच्छा, अब इसमें आपने लिख देना है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड, प्रोपोज्ड, अप्रूव नहीं सॉरी, प्रोपोज्ड, ये सारी बात इधर आ गई। अच्छा, उससे ऊपर 2 बातें इसकी भी लिखी हुई थी, बल्कि एक ही है, ये कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो इससे ऊपर वाला नोट ऐसे चल रहा होगा आपका, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो कोई और कमिटमेंट नहीं, कोई और कंटिजेंसी नहीं थी सिवाय इसके ना, ऐसे ही है ना। तो जो है बस वही लिखोगे ना, हेडिंग तो पूरी बनाई आपने, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, और उसके अंदर आपने फिर ये लिख देना है सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये, क्योंकि और कोई कंटिजेंसी थी और कोई कमिटमेंट ही थी और सवाल में नहीं थी ना। तो बस ये उठाकर लिखो, गारंटी इशूड बाय BL2 चेरी लिमिटेड, गारंटी इशूड बाय BL2 चेरी बैंक। बस आगे कहानी पूरी लिखो, बस वही लाइन उठा के। ठीक है, हाँ, और सबसे टॉप पर आपका एक नोट होना था, ठीक है, वो नोट था लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, ओके। बाकी फिर दरमियान में आपका ये ट्रेड रिसीवेबल्स का भी नोट आया था और शेयर कैपिटल का भी नोट आया था। तो ये बस नोट तो पूरे हो गए, नोट 1 2 3 बीच में आ गए, 4 5 6 6 नोट थे इसके सवाल। अब जिसने रिसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल करना है उसको ही अच्छे से समझ आनी है बात, उधर भी ऐसे ही काम। ठीक है, कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सवाल तो दोनों हैं ओके, 1 और 2। अब देखते हैं आपका आज कौन सा होमवर्क बनने जा रहा है। सवाल 4, होए होए हीर हो गया। 5 मूनलाइट पाकिस्तान, 6 ओके, 7 ये यार वैसे ये सवाल भी आपको कर लेना चाहिए, तो 7 आज कर लें। चले, वैसे मैं सेफ गार्ड एक वो मिसलिनियस टॉपिक्स में एक पढ़ा हुआ सवाल, वो मेरा दिल था देता, उसके अंदर IFRS 8 मिक्स है, ऐसे ही नोट्स का वो सवाल है, फाइनल अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट्स के कुछ नोट्स हैं, और फिर और एक वो छोटा शाहीन भी दिया था, उसको भी डिस्कस करना था, ज़रा उसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं, उसके अंदर शायद कोई काम की बात हमें मिल जाए। जो जी हाँ 7 है, 2 चाहिए, ओके। सवाल बड़े कोई दे देता हूँ उठा के, कहते हो तो। वो कौन सा शाहीन, ये
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी। इस सवाल के अंदर पढ़ते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स डैमेज्ड गुड्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये पढ़ी है 503, इसके बारे में क्या कह रहा है ए एडजस्टमेंट में, इट इंक्लूड्स डैमेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 3। ये किया था सवाल, हो गया था, मजाक ना करो। छोटा शाहीन, वो बड़ा शाहीन तो मैंने खुद कराया था, ये होमवर्क दिया था, ऊपर लिखा हुआ, मैंने अभी नहीं लिखा, डेट भी लिखनी चाहिए थी मुझे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, मैंने बहरहाल फटे फटे ये ए बी सी डी ये एडजस्टमेंट तो कर दूं ना फटाफट, बाकी आप फिर कर लेना। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल है 3 मिलियन डैमेज गुड्स की कॉस्ट, जो कि आप सिर्फ 2.5 मिलियन की बिक सकती हैं, लेकिन रिपेयर और पैकिंग भी करनी पड़ेगी 0.4 मिलियन की। तो भाई ये तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, एनआरवी लॉस निकाल लेते हैं। कॉस्ट कितनी है इन आइटम्स की और इनकी एनआरवी कितनी है, आप यही ब्रैकेट में निकालो, मैं बड़े हो गए हो। ठीक है, कितने का बिक जाएगी ये 2.5, लेकिन 0.4 लगेगा तो 1.9 आ गया, सॉरी 2.1 जी, तो लोअर क्या हो गया। अच्छा, अब हमने बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और रिटेन्ड अर्निंग्स सामने आ रही हैं, तो एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने ड्राफ्ट से, 14 के ही ड्राफ्ट से 14 के ही ड्राफ्ट को निकाला है, मतलब चीजों को निकाला है। तो इसका मतलब इस साल की रिटेन्ड अर्निंग ये तो 31 दिसंबर 14 की नजर आ रही है हमें। तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल बेसिकली एनआरवी लॉस, मैंने ना एनआरवी लॉस निकालना है, कितना लॉस है 0.9 की एंट्री मैंने करनी है। अब वो एंट्री करने के लिए मैंने एंट्री पास कर ली, चलो लिख लो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से। वो अलग बात है कि जब मैं एंट्री करने जाऊंगा तो अनएडजस्टेड आरई पकड़ लूंगा और मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई तो आरई को कम करो, ऐसे ही चलते जाना काम। अप्रोच समझ आ गई? ठीक। पार्ट बी, अच्छा, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वॉज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर, फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज ऑफ पेटेंट्स एट 31 दिसंबर 14 और अमाउंटेड 25 और 27। फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, तो वैल्यू इन यूज हायर है ना, बोलो, तो फिर बी पार्ट, बी एडजस्टमेंट आ गई। कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जो भी कह लें वो कितनी है, क्या क्या कह रहा है 28। कौन सा सफा था यार, अच्छा जी, तो अब आप ही देखें सवाल। हाँ चलो आ गया जी। फेयर वैल्यू इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज परफॉर्म्ड, फेयर वैल्यू पेटेंट, पेटेंट कहीं मुंह पे नजर आ रहा है, यस 28 यहीं पे नजर आ गया, तो 28। अब लोअर ऑफ सॉरी हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज, ये हमारी हुआ करती है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट डायरेक्ट लिख लो, दोनों में से हायर 25 है, 27 और 25, ओके। ये देखें 27 24, तो हायर इज रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा हो तो फिर तो ठीक है, कम हो जाए तो मतलब एसेट औकात से बाहर है, इम्पेयरमेंट लॉस 1 रुपये का रिकॉर्ड कर लें। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेंट्री, ये डायरेक्ट वही कर लो, पेटेंट को ही क्रेडिट कर लो, ठीक है। ओके डन, 2 हो गई, बस टाइम भी खत्म हो गया है। तीसरी एडजस्टमेंट, टैक्स लायबिलिटी इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट अमाउंटिंग टू, भाई ये तो मुनासिब नहीं है, ये तो मुनासिब नहीं है। टैक्स लायबिलिटी टैक्सेशन वो कह रहा है 215 रुपये जो नज़र आ रहा है, भाई ये 215 रुपये का जो टैक्स है, यानी वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि CTP और DTA ये नेट करके ना उसने हमें बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है कितना 215। ये बात समझ आई? भाई ये मुनासिब नहीं है, ऐसे तो करने की इजाज़त कतन नहीं। तो जो हमें मिल गया कोई बात नहीं, वो बाकी क्या है फिर, डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है 12, तो इधर 12 लिख दो, यानी 12 वो है
जो माइनस होना चाहिए हुआ पड़ा है यहाँ तक आते हुए 215 की फिगर तक आते हुए, तो बैलेंसिंग क्या बना 200 बोले 200। अच्छा अब ये 227 जो है इसने कहाँ जाना है, गुड, और ये नॉन करंट एसिड्स में। अब देखो ना मिसक्लासिफिकेशन हुई, हाँ समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, बस 2 मिनट रुक जाए यार उस्ताद। ओके, उसके बाद अब ये एडजस्टमेंट कल करेंगे, बाकी इसमें भी कोई मसला नहीं है। ये बेसिकली उसी तरह से आपने ट्रांजैक्शन करनी है जैसे मैंने आपको क्लिफ्टन में करवाई थी, जो सही वाली हो ये उसकी है लीज की ट्रांजैक्शन है, जो सही वाली है वो कर देंगे, बाकी फिर जो उसने किया हुआ उसको उल्टा देना है, ठीक है। डेफिसिट करते हैं 5 साल पे, इंक्रीजिंग बैड डेट्स की वजह से इन्होंने प्रोविजन को बढ़ाया है, तो टैक्स रेट 34 है, टैक्स करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स। अब ये एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट को हिट करेंगी, प्रॉफिट की हिट होने से टैक्स हिट होगा, तो वो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल वैसे होने वाला सवाल है, लेकिन आज एक नया सवाल भी मिल गया आपको, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।